हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब मौर्य काल की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले कई वीडियोस में मौर्य काल के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमने प्रोवाइड की। हमने मौर्य काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में विशद विश्लेषण किया और उसके बाद फिर मौर्यकालीन शासकों से संबंधित जितने भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स है उन सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के बारे में हमने चर्चा की। आज के इस क्लास में हम सब मौर्य काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसे हम भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और इसका कारण यह है कि वास्तव में यही पहला ऐसा काल था जहां पर प्रशासन की एक विकसित व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत के इतिहास में वर्तमान जिस प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हम उसकी अगर बुनियाद की बात करें, उसका अगर प्रथमतः व्यवस्थित रूप की अगर बात करें तो वो प्राचीन भारत के जिस काल में, जिस कालखंड में वो अपना अस्तित्व ग्रहण करता है वो मौर्य काल ही है। और इसी वजह से मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवन कि आप इतना समझ जाइए कि जैसे लोक प्रशासन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर जो भी तैयारी करते हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें जो है आप देखिएगा कि मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था को अवश्य पढ़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मौर्य काल के प्रशासनिक जो व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, वो वर्तमान भारतीय जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसने प्रभावित किया। और यही वजह है कि यह काल प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण काल हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो बैनर लगाए हैं, जो यहाँ पे हमने पोस्टर लगाए हैं, वो है मौर्यकाल प्रशासनिक व्यवस्था। और मैंने जैसा कि पहले से ही कहा है कि मुख्य रूप से हम टारगेट रखे हैं आईएएस और पीसीएस का, लेकिन ये सब ऐसे जो है टॉपिक है जिस पर वास्तव में हर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल किसी न किसी रूप में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए हमने इसका शीर्षक जो दिया है, हेडिंग जो दिया है कि फॉर आईएएस, पीसीएस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें मौर्यकालीन प्रशासन की व्यवस्था की बात, तो आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि मौर्य काल में जो मगध का साम्राज्य था वो साम्राज्य अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया था। बिंबिसार के अंग विजय से मगध साम्राज्य के विस्तार की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो अशोक के कलिंग विजय के साथ जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो अहिंसा का पुजारी हो गया, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कलिंग युद्ध में विजय हासिल करने के बाद फिर कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं था जिसको कि मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाता। और बिंबिसार के अंग विजय से मगध साम्राज्य के विस्तार की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो अशोक के कलिंग विजय के साथ पूरा हो गया। तो साम्राज्य अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया था। प्राकृतिक सीमा की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वो अपना मैक्सिमम जितना एक्सटेंशन हो सकता था, मैक्सिमम जितना विस्तार किया जा सकता था वो विस्तार हो चुका था। और यही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि मानी जाती है। तो जब कह सकते हैं कि मौर्यकालीन शासकों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की तो उस विशाल साम्राज्य पर उस पर अपना सख्त नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अपना एक व्यवस्थित नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने प्रशासन पर भी जो है पर्याप्त ध्यान दिया। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आप ये कह सकते हो कि निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमाण से हमें जो जानकारी मिलती है उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि मौर्यकालीन शासकों ने एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना जो है वो की, जिसके अंतर्गत न सिर्फ शासक के स्वरूप को डिफाइन किया गया बल्कि उसके जो सेवा या उसकी सहायता प्रदान करने वाले जो भी प्रशासकीय अधिकारी होते थे, जो मंत्री परिषद होते थे, जो मंत्रिणा होते थे, उन सब के बारे में विशद विश्लेषण किया गया। राजा की आय व्यय क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में। अगर हमें राजकीय प्रशासन का अगर विकेंद्रीकरण करना है तो वो किस तरह से होना चाहिए, ये पूरी बात
बातों की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसमें अशोक के अभिलेख और मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो भी अपनी मतलब सहयोगी भूमिका के तौर पर उसमें उपस्थित हो पाता है। तो यहां पर देखिए हमने यहां पे पहले से लिख रखा है मौर्य प्रशासन, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और हमने यहां पे लिखा है कि प्रथम और एकमात्र ऐसा काल जब भारत ने अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया था। यहां पे प्रथम और एकमात्र ऐसा काल की इसलिए कह रहा हूं कि मौर्य काल पूरे भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकमात्र ऐसा काल था जबकि भारत का जो साम्राज्य था अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया था। इतना बड़ा साम्राज्य, इस साम्राज्य का अगर आकलन करना हो इसको एक नक्शे के थ्रू जो है क्या है कि ये आप देखिए यहां पर अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करें तो वो उसके साम्राज्य में क्यों आता था, कैसे आता था। हमने आपको बताया था कि हर्यक, शेषुनाग और नंद वंश का जब काल था तो उस काल में क्या था कि 16 महाजनपद थे, लेकिन जो गांधार और कंबोज का जो जनपद था, महाजनपद था, जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, वो नंद वंश के समय तक वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन सका था। और क्यों नहीं बन सका था इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इस समय जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था तो नॉर्थ वेस्ट के इलाके से डेरियस प्रथम के नेतृत्व में ईरानियों का आक्रमण हो रहा था और ईरानियों ने क्या किया था, इस गांधार और कंबोज को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा था वो नंद वंश के समय तक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये मौर्य काल में कैसे आया। तो हमने आपको बताया था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ संघर्ष हुआ और अंत में संधि हो गई। और उस संधि के अंतर्गत यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र दिए थे, एरियाना, अराकोसिया, जड्डोशिया और पैरोपैमी सदाई। और ये 4 क्षेत्र एरियाना हिरात हो गया, अराकोसिया कंधार हो गया, जड्डोशिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो है, जो मौर्यकालीन शासक का भाग 1 वाला जो वीडियो है उसमें देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में चर्चा की है। बस यहां पे समझिए कि सेल्यूकस निकेटर ने जो 4 क्षेत्र दिए थे ना, वो यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा था और इस तरह से वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हिंदू कुश पर्वतमाला चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच के साम्राज्य की सीमा रेखा बन गई, तो ये पूरा हिस्सा हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद आपको पता है कि दिव्यावदान ये कहता है कि तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ था कि रिवोल्ट हुआ था और उस रिवोल्ट का दमन बाद में किसने किया, अशोक ने। और तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के बाद अशोक फिर वो कहां चला गया, नेपाल और खस की विजय करने के लिए। यानी ये जो नेपाल का हिस्सा है, जिसका ध्यान ये रखना है कि नेपाल का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नेपाल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेपाल के कंबल का, वहां पर जो ऊनी कंबल थे उस कंबल की प्रशंसा की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसको कंबलकम कहकर पुकारा जाता है। तो जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, चूंकि प्रीलिम्स की क्लास है इसलिए ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा कि नेपाल का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेपाल का सर्वप्रथम उल्लेख, तो नेपाल और खस की विजय करने गया था। आपको ये भी पता होगा नेपाल में अशोक ने ललित पाटन नामक एक शहर बसाया था। इसी प्रकार उसकी पुत्री जो चारुमती थी, अपने हस्बैंड, अपने पति देवपाल के नाम से देवपाटन नामक शहर बसाया था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो नेपाल का हिस्सा है वो भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा था ही था, कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, उस श्रीनगर शहर को भी बसाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है, जो झेलम नदी, वितस्ता नदी के किनारे उसे बसाया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बंगाल के क्षेत्र की बात करें तो आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिला है, महास्थान अभिलेख। और यह महास्थान अभिलेख बोगरा जिला बांग्लादेश में स्थित है। वहां से चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिला जिससे मौर्य काल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में जो 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा था, तो अकाल पीड़ित जनता के लिए मौर्य प्रशासन ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन ने
कौन कौन से राहत भरे कार्य किए, इसकी बेहतरीन जानकारी जो है उससे मिल पाती है। तो जब बांग्लादेश के क्षेत्र में यानी महास्थान नामक स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य का अगर अभिलेख मिला है तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि बंगाल तक का जो है क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य विस्तृत हो चुका था। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये जो केरला और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के एक भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे पालकी गवंडू, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वरम, यर्रागुडी हो गया, गवी मठ हो गया, मास्की है, रजूला मंदागिरी है। ये सब दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के वो सारे क्षेत्र हैं जहां से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और आपको ये पता है कि अशोक अभिलेख क्यों जारी करता था? उसके जारी करने का मकसद क्या था कि वो अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाना चाहता था। तो अपनी नीतियों को आम जनों तक यानी अपने राज्य की जो प्रजा थी उस प्रजा तक वो पहुंचाना चाहता था। तो प्रजा तक पहुंचाना चाहता था, तो जब प्रजा तक अपनी बातों को पहुंचानी है और जिन जिन क्षेत्रों में अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार था। बट केरला, तमिलनाडु में अशोक का एक भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं अल्प विकसित क्षेत्र था, जिसको जीतना नहीं जीतना कोई मतलब नहीं था। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है। इसी प्रकार आपको मालूम होगा कि यहाँ पे सोपारा महाराष्ट्र हो गया। इसी प्रकार जो है वो क्या है कि जौगढ़ हो गया, जौगढ़ धौली उड़ीसा हो गया। इसी प्रकार जूनागढ़ वगैरह का जो क्षेत्र है गिरनार का, उन सारे क्षेत्रों में सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि वर्तमान भारतीय उप महाद्वीप, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो वर्तमान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और आज का बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा एरिया मगध साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इतना विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर आपकी गतिविधियों का केंद्र क्या है, ये है यहां से यानी कि मगध यानी पाटलिपुत्र से आपको पूरे क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में आपको क्या है कि कंट्रोल रखना है। और कम से कम प्रथम 3 जो मौर्यकालीन शासक है यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, वो क्या है कि उसने नियंत्रण रखा। और उसने एक कह सकते हैं कि इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसने ना सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि उसने क्या किया था कि उसने उस पर अपना बेहतरीन नियंत्रण स्थापित किया। और यह जो है कम से कम प्रथम 3 शासकों के शासनकाल में सक्सेसफुल रहा और उसके खिलाफ किसी तरह का कोई भी रिवोल्ट नहीं हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अगर हम शासन के स्वरूप की बात करें, ठीक है, कि मौर्य काल में शासन की कैसी व्यवस्था थी, जो शासक होता था उसका स्वरूप कैसा था, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास, विशेषकर प्राचीन काल की अगर हम बात करें, तो यद्यपि बहुत सारे गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था का समय समय पर उल्लेख मिलता है। जैसे 16 महाजनपद की बात किया हमने, तो वहां पे वज्जी तथा मल्ल की हमने बात किया। इसी प्रकार बहुत सारे जो है गणराज्य थे, मालव, अर्जुनायन, योध है, प्रार्जुन, काक, खारपटिक, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सनकानिक, ये सब क्या है कि बहुत सारे गणराज्य थे। तो राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह के शासन की व्यवस्था प्राचीन भारत में चलन में थी। लेकिन क्या है कि उन दोनों व्यवस्था के बीच में एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो संघर्ष हुआ अपने वजूद बनाने की, उसमें राजतंत्र गणतंत्र पर जो है वो हावी हुआ। और फिर राजतंत्रीय शासन की जो व्यवस्था, जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो व्यवस्था हावी रहा, वो सर्वाइव कर सका गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था की तुलना में, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि राजतंत्र की जब हम बात करते हैं, जब हम मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हमने संविधान के क्रम में आपको राजतंत्र की बात हमने बताई थी कि जो राजतंत्र शब्द है वो मोनार्की से बना है। और मोनार्की जो है ना वो 2 शब्दों के मेल से बना है, मोनास प्लस आर्कियन, ठीक है, मोनास प्लस आर्कियन। और मोनास का मतलब होता है वन और आर्कियन का मतलब होता है रूल, ठीक है, यानी एक व्यक्ति का शासन। यानी कि इसमें जो राजा था वो राजा शासन का सर्वे सर्वा था, ठीक है, वो ऑल इन ऑल होता था।
और एक प्रकार से समझ जाइए, खासकर जो कौटिल्य ने जिस तरह से व्यवस्था की है कि उसके अंतर्गत ऐसा लगता है कि राजा के आदेश ही कानून थे। क्यों ऐसा क्यों कह सकते हो? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कौटिल्य ने साफ साफ अपने अपने जो है ग्रंथ में अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि राजा कोई आदेश जारी करता है और परंपरागत मान्यताओं में कहीं किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में राजा के आदेश मान्य होने चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि कौटिल्य कहता है कि समय समय पर क्या होता है कि जो परंपरागत मान्यताएं होती है वो अप्रासंगिक हो जाती है। तो राजा जो है वो क्या होता है, वो तात्कालीन परिस्थितियों की उसके पास एक बेहतर समझ होती है, इसलिए वो जो भी आदेश जारी करेगा वो समयोचित होगा, वो सम्यक होगा, वो राइट जो है वो क्या एक डिसीजन होगा बनिस्पत की परंपरागत मान्यताओं से। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य ने यह कहा कि राजा के आदेश और परंपरागत मान्यताओं में कोई कंट्राडिक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में राजा के आदेश वो मान्य होने चाहिए, ना कि परंपरागत मान्यताएं। यानी कि राजा को उसने छूट दी है, राजा को उसने फ्रीडम दिया है कि आप अपने हिसाब से शासन करिए, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि राजा के जो आदेश थे वो आदेश कानून थे। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था में सामान्य तौर पर क्या होता है कि राजा उत्पीड़नकारी, मतलब ऐसा प्रतीत हो सकता है कि राजा उत्पीड़नकारी होगा, लेकिन वास्तव में राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था के बावजूद भी, ठीक है, कि इसके बावजूद राजा जो है वो क्या है कि मतलब पावरफुल था, ऑल इन ऑल था, लेकिन राजा जो है वो क्या है, उदारवादी था। राजा उदारवादी था, उदारवादी था, जन कल्याणकारी था, उदारवादी था, जन कल्याणकारी था। ये सब जो है वो क्या है कि याद रखना है, ठीक है ना। और हेरेडिटरी था। हेरेडिटरी कहने का मतलब है वंशानुगत, यानी कि शासन, ठीक है, वंशानुगत शासन की व्यवस्था थी। शासक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा, ये मान्यता थी। लेकिन ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत चलन में नहीं। यह ध्यान में रखना है कि ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत का मतलब यह हो गया कि शासक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। यह वंशानुगत राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था की जो है परिभाषा है, ये आप कह सकते हो। लेकिन उसका बड़ा पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा, ये मान्यता प्राचीन क्या मध्यकालीन भारत के इतिहास में कभी भी स्थापित नहीं हो सका। तुलसीदास ने लिखा है कि वेद विहित समंत सब ही का, जो पितु दई सो पावई टीका। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वेद विहित समंत सब यही कहते हैं कि पिता ने अपने जिस पुत्र को टीका कर दिया वही उसका उत्तराधिकारी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो या फिर किसी भी क्रम का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होगी कि ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत अगर लागू है तो इसकी सबसे बड़ी कमी समझिएगा, शायद इसी वजह से इसको मतलब जो है वो क्या है कि ज्येष्ठ उत्तराधिकार के सिद्धांत को लागू नहीं करने का शायद ये रीजन रहा होगा कि ज्येष्ठ उत्तराधिकार के सिद्धांत में क्या है कि शासक पिता की मृत्यु अगर होती है तो उसका बड़ा पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा। अब वो बड़ा पुत्र चाहे योग्य हो या ना हो, लेकिन सिर्फ बड़ा होने की वजह से उसको राज्य का, अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तो एक तो ड्रॉबैक यह है कि चलिए अगर योग्य है तब तो कोई बात नहीं है, अगर वो शासक बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो योग्य नहीं है तो सिर्फ वो शासक इसलिए बन रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ा पुत्र है, तो इसमें जाहिर सी बात अयोग्य व्यक्ति शासक बन जाएगा तो शासन प्रशासन का तो जो है बेड़ा गर्क होना तय है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसी वजह से ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत शायद नहीं लागू हुआ। लेकिन क्या है कि इस सिद्धांत के लागू नहीं होने का नुकसान दूसरा क्या होता था? दूसरा नुकसान ये होता था कि उसमें क्या होता था कि अब तो पता है कि शासक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा
कि वहां पर पुत्र, हर पुत्र जो है वो क्या है कि सब अपना अपना दावा ठोकेगा, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। उसमें क्या होगा कि उत्तराधिकार का एक संघर्ष, वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो छिड़ जाता था। और अशोक के संदर्भ में आपको पता होगा कि उसने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। अब 99 भाई को मारा या नहीं मारा, लेकिन इससे यह तो पता चल जाता है कि उसको राजगद्दी यूं ही प्राप्त नहीं हुआ था, निष्कंटक रूप से प्राप्त नहीं हुआ था, उससे उत्तराधिकार के संघर्ष हुए वो करने पड़े थे, और फिर अंततः 4 साल के बाद फिर वो शासक बन पाता है। ठीक है ना। तो ये जो है आपको क्या है कि ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर ये बात समझिएगा कि देखिए, लोक परंपरा का मूल्य, लोक परंपरा व मूल्य के हिसाब से राजा का शासन करता था। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन जो है ये ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने भले ही अर्थशास्त्र में यह कहा कि राजा को निरंकुशता का अधिकार, उस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, अपना काम जो है वो खुलकर वो करे, स्वतंत्रता पूर्वक करे, परंपरागत मान्यता व मूल्य इंपॉर्टेंट है, कोशिश उसके हिसाब से ही शासन करने की होनी चाहिए। लेकिन अगर परंपरागत मान्यता और राजा के आदेश में कहीं किसी तरह का कोई कंट्राडिक्टरी होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि वहां पर राजा के आदेश मान्य होंगे। तो इसमें क्या है कि कौटिल्य क्या करता है, राजा को पूरा अधिकार देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर क्या है, प्रॉब्लम यह है कि राजा अगर वो सकारात्मक चरित्रों से भरा हुआ है, सकारात्मक गुणों से भरा हुआ है, तो ये जो फ्रीडम उसे दिया गया उसका इस्तेमाल हमेशा बेहतरी के लिए करेगा, राज्य की जनता की बेहतरी के लिए करेगा। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा तो होता नहीं है, कुछ नैसर्गिक रूप से सही होते हैं, कुछ नैसर्गिक रूप से गड़बड़ होते हैं। तो अगर कोई गड़बड़ व्यक्ति बैठ गया और फिर राजा को कहा गया कि नहीं आप जो आदेश देंगे वही मान्य होगा, तो ऐसी स्थिति में तो पूरा बेड़ा गर्क हो सकता है। तो इस वजह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह भी स्पष्ट किया कि राजा को निरंकुशता का अधिकार प्रदान करने का मतलब यह नहीं है कि वो जो चाहे वैसा आदेश जारी करे। तब वो कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे, बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कौटिल्य जो है वो साफ साफ ये कहता है कि निरंकुशता यानी कि डेस्पोटिज्म का जो राइट दिया गया है, इसका मतलब यह मत समझना कि आप जो चाहिए वैसा। इसलिए साफ साफ लिखा है कि अधिकार है निरंकुशता का, लेकिन इसका प्रयोग वह अक्सर जनता के कल्याण के लिए ही करेगा। इसलिए इस निरंकुशतावाद को उदार निरंकुशतावाद कहा गया, कल्याणकारी निरंकुशतावाद कहा गया, प्रबुद्ध निरंकुशतावाद कहा गया, इंग्लिश में बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म हो गया जिसको उदार निरंकुशतावाद, वेलफेयर डेस्पोटिज्म हो गया कल्याणकारी निरंकुशतावाद, प्रबुद्ध निरंकुशतावाद हो गया, एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म हो गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही जो है ये कहा गया प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। लेकिन हमने आपको बताया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का ड्रॉबैक ये है कि वो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात करता है, एक आदर्शवादी जो व्यवस्था है उसकी बात करता है। व्यवहार में कैसा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसकी कोई जानकारी वो नहीं देता है। तो यहां पर जो है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन क्या मौर्यकालीन शासकों ने ऐसा किया या फिर नहीं किया? तो इसी बात को जो है ध्यान ये रखिएगा कि इसमें फिर कौन जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कैसे हम समझ पाते हैं कि मौर्यकालीन शासकों ने वास्तव में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो एक आदर्शवादी जो व्यवस्था के रूप में राजा की बात की गई है, वो राजा वास्तव में उस रूप में शासक ने, मौर्यकालीन शासकों ने अनुपालन किया अथवा नहीं किया हुआ। तो इसकी जानकारी कौटिल्य के इसी कमी को पूरा फिर कौन करता है, वो अशोक का अभिलेख हो गया, फिर जो है मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, बहुत सारी और चीजें हैं वो भी हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे मौर्यकालीन शासक में सम्राट अशोक ने क्या किया कि अपने प्रथम पृथक बृहद शिलालेख, ये चीज ध्यान रखिएगा, अपने प्रथम पृथक बृहद शिलालेख, फर्स्ट सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट में वो कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। वो कहता है कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है, वैसे ही मैं
अपने शासक रूपी मैं शासक रूपी पिता की भांति अपनी प्रजा रूपी पुत्र के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। फिर वो छठे शिलालेख में कहता है, चाहे मैं अंतःपुर में रहूं, चाहे मैं विश्राम करता रहूं या फिर भोजन करता रहूं, मेरे प्रतिवेदक मुझे कभी भी राज्य की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दे सकते हैं। क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि जिस शासक के जिस आदर्श रूप की कल्पना कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में की, मौर्यकालीन शासकों ने वैसा किया। और इसके और भी एग्जाम्पल, मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उदार कौटिल्य तो उदार निरंकुशतावाद की बात करता था, लेकिन अशोक ने उसको और लिबरल रूप प्रदान किया। उसने अपने प्रजा को पुत्र की तरह प्यार किया और इसलिए पैतृक निरंकुशतावाद, इसको पैट्रियार्कल डेस्पोटिज्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसे और जो है जन कल्याणकारी बना दिया। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अशोक की जो है बात है। इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद अब जो है वो क्या है कि कौटिल्य क्या कहता है। कौटिल्य ये कहता है कि राजा इतना बड़ा साम्राज्य, और कितना बड़ा साम्राज्य ये आपको पता ही चल गया, ठीक है, प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया था। तो कौटिल्य ये कहता है कि इतना बड़ा जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य पर अकेला एक व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, केवल शासन राजा नहीं कर सकता है, इसलिए उसके सहयोगी के रूप में कुछ एक और जो है लोगों की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि उसने राजा का सहयोगी शासन और प्रशासन में उसने जो है दो तरह की बात की, मंत्री परिषद और मंत्रिणा, मंत्री परिषद और मंत्रिणा। और इन दोनों में वही अंतर है जो आज मंत्री परिषद और जो है कैबिनेट मंत्री में होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर होता है वही अंतर लगभग इसमें है मंत्री परिषद। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो है मंत्री परिषद सामान्य स्थिति में सलाह मशविरा राजा को देता था, लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे एब्सोल्यूट मतलब जो है मामले उत्पन्न हो जाते थे, आत्यंतिक मामले उत्पन्न हो जाते थे, कुछ कह सकते हैं आपातकालीन सिचुएशन उत्पन्न हो जाते थे। ऐसी स्थिति में क्या होता था कि ऐसे आत्यंतिक मामलों पर भी जो है कार्रवाई करने के लिए 3 से 4 सदस्यों का, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए ये निश्चित नहीं है, किंतु अपेक्षाकृत बड़ी होनी चाहिए, ये बात जो है लिखा गया है। लेकिन मंत्रिणा में 3 से 4 सदस्य की बात की गई है। आपातकालीन सिचुएशन में वो क्या है कि मंत्रिणा से सलाह मशविरा करता था। और ध्यान रखिएगा, दोनों सलाहकारी अथवा परामर्शदायी यानी एडवाइजरी संस्था थी, लेकिन राजा सलाह मानने के लिए, ठीक है, राजा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, ठीक है, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद सामान्य मामलों में और मंत्रिणा जो है आत्यंतिक मामलों में जो है वो क्या है कि पूरे मैटर को देखता था। तो ये जो है वो क्या है कि आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं अलग इसलिए हो जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लेते जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो अपने आप सरसरी निगाह से तो फिर आपको बातें समझ में आ जाएगी, फिर बुक्स में वो सारी चीजें जो है वो लिखी हुई, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि कौटिल्य जो है वो तो देखिए मंत्री, और आज भी जो है हमारे पास जो कार्यपालिका है वो 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक कार्यपालिका है एक अस्थायी कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका है। तो जो अस्थायी कार्यपालिका है उसी में जो है मिनिस्टर्स वगैरह सब आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। लेकिन कार्यपालिका का अस्थायी अंग भी होता है, अस्थायी रूप भी होता है, जो IAS IPS वगैरह होते हैं, ठीक है ना। वो कभी भी जो है वो क्या है कि वो बदलते, बस एक बार हो गया तो रिटायरमेंट तक वो अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज को देखिए कि यहां पर भी उस तरह के ब्यूरोक्रेट्स क्लास की बात की गई है, और इसमें तीर्थ या अमात्य और दूसरा कैटेगरी है अध्यक्ष। इसमें ध्यान रखिएगा ये सबसे उच्च स्तर के अधिकारी होते थे, जिसकी संख्या कितनी होती थी 18, तीर्थ या अमात्य की, ठीक है। जब अध्यक्ष की बात करती है, बल्कि हमें ये लगता है कि मौर्य काल से सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि तीर्थ या अमात्य सबसे उच्च स्तर के अधिकारी थे, जिसकी संख्या कितनी थी 18, इसकी संख्या 18 थी, जबकि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 26। अध्यक्ष जो है वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे, और इन सब की विशेषकर जो तीर्थ या अमात्य जो प्रशासकीय अधिकारी होते थे उसकी योग्यता की भली भांति परीक्षण कर ही भर्ती की जाती थी, और इसे ही उपधा परीक्षण
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे उपधा परीक्षण कहकर पुकारा जाता था। तो यहाँ पे 18 तीर्थ अगले पेज में हम देखेंगे कि वो 18 तीर्थ कौन कौन थे, कौन कौन से 26 अध्यक्ष है, उसमें महत्वपूर्ण जो है वो कौन थे। तो यहाँ पे देखिए अमात्य की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम प्रमुख तीर्थ या अमात्य की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे सन्निधाता हो गए, सबसे पहले सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है, सन्निधाता कोषाध्यक्ष। इसके बाद समाहर्ता, ये भू राजस्व की वसूली करने वाला होता था, ठीक है, भू राजस्व की वसूली करने वाला जो तीर्थ या अधिकारी होता था वो समाहर्ता होता था, और वसूली से प्राप्त जो भी धन होता था उसको कोषाध्यक्ष सन्निधाता उसकी रखवाली करता था या देखभाल करता था। प्रशासता की बात की जाए तो ये प्रशासता राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है, जो भी राजकीय घोषणाएं की जाती थी उसको लिखने का कार्य, उसका लिपिबद्ध करने का कार्य जो है प्रशासता किया करता था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दंडपाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। ऐसे तो महादंड नायक, अमात्य, सेना नायक वगैरह सब होते थे, लेकिन ये सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक अन्य अधिकारी होता था जिसे दंडपाल कहा गया। इसी प्रकार ये हो गया आंतरवैश्विक हो गया राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान, ठीक है, राजा के अंगरक्षक दल का जो प्रधान होता था उसे जो है वो क्या है कि वो उसे अंतर्वैश्विक कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए अंतपाल, चूंकि मौर्य काल में या प्राचीन काल में दुर्गों का, किलों का बड़ा महत्व रहता था, तो जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे उसका प्रधान अधिकारी अंत मतलब सीमांत क्षेत्र, और दुर्गपाल जो है वो आंतरिक दुर्गों का प्रधान अधिकारी होता था। यह आंतरिक दुर्गों का प्रधान अधिकारी। कारमांतिक, कार्म का मतलब हो गया कि जो है कह सकते हैं कि कल कारखाने वगैरह सबका, ठीक है, तो इसलिए राजकीय कारखानों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था उसे कारमांतिक कहकर पुकारा जाता था। जब दौवारी की बात आती है तो ये राजमहल का प्रधान अधिकारी था, ठीक है, दौवारिक जो है वो राजमहल का प्रधान अधिकारी होता था, और दंडपाल हमने आपको बता दिया सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला। तो संख्या तो तीर्थ या अमात्य का 18 है, लेकिन जो है ये ध्यान रखिएगा कुछ प्रमुख जिससे सवाल, बल्कि ये तो ध्यान रखिएगा समाहर्ता और सन्निधाता बहुत बार आ चुका है, ये दोनों सवाल कई बार जो है वो आ चुका है, और प्रशासता, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, अगर हम प्रमुख विभागाध्यक्ष की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कह सकते हैं कि ये सबसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सीता अध्यक्ष, ये राज्य के कृषि विभाग का प्रधान था। यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो भूमि थी मौर्य काल में वो दो प्रकृति का आप कह सकते हो मोटे तौर पे। एक तो हो गया कि राजा के सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी, एक तो वो भूमि हो गया, दूसरी वैसी भूमि होती थी जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होता था। तो दो तरह की भूमि होती थी। तो इसमें यह चीज ध्यान रखना कि राजकीय नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी उसमें राज्य खुद जो है सरकारी काम के, जो कहते हैं ना सरकारी खर्चे से उस पर कार्य कराते थे, और उससे जो भी लाभ होता था वो पूरा का पूरा राज्य का हिस्सा हो जाता था। उसमें कोई भी परसेंटेज या कुछ तरह का 1/6 1/8 होने की जरूरत नहीं है, चूंकि पूरी भूमि राज्य की थी। तो ऐसी राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली जो आय होती थी उसे सीता कहा गया, ठीक है। उसका जो अध्यक्ष होता था उसको सीता अध्यक्ष, तो राज्य के कृषि विभाग का प्रधान, ठीक है। पण्याध्यक्ष हुआ, ध्यान रखिएगा कि ये जो सीता हो गया राज्य की कृषि भूमि से संबंधित था, और पण्य का मतलब होता है क्रय विक्रय से संबंधित वस्तुएं। तो क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से संबंधित जो अधिकारी होता था उसको पण्याध्यक्ष कहा गया। इसके बाद पौतवा अध्यक्ष की अगर बात करें तो माप तौल से संबंधित अधिकारी होता था, पौतवा अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। जब माना अध्यक्ष की बात की जाएगी तो ये देश और काल को मापने वाला, ठीक है, देश और काल को, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी है इसमें जो बुक्स में भी नहीं दिए गए हैं, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। सीता अध्यक्ष राज्य के कृषि विभाग का प्रधान हो गया।
पण्याध्यक्ष की बात आती है तो क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से संबंधित अधिकारी। जब पौतवा अध्यक्ष की बात की जाती है, बहुत बार ये सवाल आ चुका है, ठीक है, पौतवा अध्यक्ष जो है ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जो पौतवा अध्यक्ष होता था वो पौतवा अध्यक्ष माप तौल से संबंधित होता था। मानाध्यक्ष देश और काल, देश का मतलब हो गया दूरी, दूरी और काल को मापने वाला जो अधिकारी होता था मानाध्यक्ष। विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, विवित मतलब होता है चारागाह, तो चारागाह से संबंधित जो अधिकारी होता था उसको विविता अध्यक्ष कहा गया। गणिका अध्यक्ष हो गया, गणिकाओं से संबंधित, ठीक है, और गणिकाओं से संबंधित अध्यक्ष यानी उस काल में ये ध्यान रखिएगा कि जो वैश्यावृत्ति थी वो राज्य की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था, तो उसकी भी व्यवस्था को देखने का एक अधिकारी होता था जिसको गणिका अध्यक्ष कहकर पुकारा जाता था। तो यहाँ पे गणिका अध्यक्ष हो गया। इसके बाद लवण, लवण जो है वो क्या है, लवण भास्कर, यहाँ पे नमक का जो है वो क्या है कि बोध होता है, तो नमक विभाग से संबंधित जो अधिकारी है उसको लवणाध्यक्ष कहा जाता था। और जब सूत्राध्यक्ष की बात की जाती थी तो सूत कातने और बुनने से संबंधित होता था, तो सूत कातने और बुनने से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे सूत्राध्यक्ष कहकर पुकारा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सुराध्यक्ष, यहाँ पे सुराध्यक्ष मृत संजीवनी, सुरा शराब, ये सब जो है शराब बनवाना, उसकी बिक्री का प्रबंध करवाना, ठीक है, उसकी बिक्री का प्रबंध करवाना, फिर उसके प्रयोग को नियंत्रित करना, ये सब काम जो है वो सूरा अध्यक्ष का होता था। और सूना अध्यक्ष जो है ये बहुत बार आ चुका है, बूचड़ खाने का प्रधान होता था, ठीक है, बूचड़ खाने का प्रधान। आकरा अध्यक्ष, आकरा जो है ये खनन से संबंधित होता था, खान विभाग, ठीक है। इसके बाद ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षणा अध्यक्ष। एक लवणा अध्यक्ष है और ये लक्षणा अध्यक्ष है, ये टकसाल विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। यहीं पे मैं आपको बता दूं, हालांकि वो अध्यक्ष में नहीं है, कि एक और अधिकारी होता था रूपदर्शक, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए टकसाल विभाग, टकसाल ऐसे जगह को कहा जाता है जहां पे सिक्के ढाले जाते थे, तो टकसाल विभाग का प्रधान अधिकारी तो लक्षणाध्यक्ष होता था। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी कौन होता था, तो वो रूपदर्शक हो जाएगा, ठीक है। ये सिक्कों की शुद्धता की जांच करता था, ठीक है। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला जो अधिकारी हो गया, उस अधिकारी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, रूपदर्शक। ये भी बहुत बार ये सवाल आ चुका है, ठीक है। कुप्याध्यक्ष, अब नेक्स्ट हो जाएगा कुप्याध्यक्ष, जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का प्रबंधक। अक्षपटलाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षपटलाध्यक्ष जो है, अक्षपटल, ये हिसाब किताब रखने का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। तो सुराध्यक्ष शराब बनवाना, उसकी बिक्री का प्रबंध करना, उसके प्रयोग को नियंत्रित करने वाला वो प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सूना अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष हो गया, वो जो है बूचड़ खाने का प्रधान अधिकारी होता था। इसके बाद आकरा अध्यक्ष खनन विभाग का प्रधान होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का प्रधान, लेकिन रूपदर्शक की बात आएगी तो सिक्कों की शुद्धता की ये जांच करता था। कुप्याध्यक्ष जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का प्रबंधन। अक्षपटलाध्यक्ष हिसाब किताब रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है ना। तो ये जो है समझ में आ गया। अब आपको देखना है कि वास्तव में देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था, तो साम्राज्य का आप एक शासक एक जगह से पूरे क्षेत्र का शासन तो कर नहीं सकता है, तो प्रशासकीय सुविधा के दृष्टिकोण से मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को अनेक जो है प्रशासकीय इकाइयों में विभक्त किया था, ठीक है। और वो है, जैसे सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया, साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया जिसे चक्र कहा गया, प्रांत को मंडल, फिर मंडल को जनपद, और स्थानीय जो गांव वगैरह होते थे ना, गांव का अपना, जैसे गांव का, कई गांव का समूह एक संग्रहण कहलाता था, कई संग्रहण जो है मिलकर खारवटिक, कई खारवटिक मिलकर द्रोणमुख, कई द्रोणमुख मिलकर स्थानीय का निर्माण करता था। तो सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो इकाई क्या होती थी, ग्राम, ठीक है, वो इकाई ग्राम होती थी। साम्राज्य हो गया प्रांत, मंडल, जनपद, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, खारवटिक संग्रहण, और सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम हुआ करती थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद देखिएगा कि अशोक के समय में जो 5 प्रांत है वो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल जो है इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उत्तरापथ, ठीक है,
उत्तरापथ, तक्षशिला, मध्य प्रदेश, मध्य देश या प्राच्य देश हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद अवंती जो है, अवंती उज्जैनी, इसके बाद कलिंग की राजधानी तक्षशिला, और दक्षिणापथ की राजधानी जो है सुवर्णगिरी। और ये ध्यान रखिएगा, सुवर्णगिरी के अंतर्गत ही जो है एक छोटी सी और इकाई हुआ करती थी जिसका नाम इसीला था, इसीला। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कि आपको ध्यान में रखना है कि अशोक के समय में जो 5 प्रांत थे वो कौन कौन से थे। उत्तरापथ, तक्षशिला, मध्य या प्राच्य देश पाटलिपुत्र हो गया, अवंती उज्जैनी हो गया, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। ठीक है, इसके बाद देखिए नगरीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसके संबंध में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मेगास्थनीज के विवरण से प्राप्त होता है। हमने आपको मेगास्थनीज के क्रम में बताया था, और हमने बताया था कि पाटलिपुत्र के विशेष संदर्भ में उसने इस बात का जिक्र किया है। उसने कहा कि 5-5 सदस्यों वाले, ठीक है, 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों के द्वारा, 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा, यानी टोटल 30 सदस्य, इन 30 सदस्यों के द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है वो संचालित होता था। अब अगर आप देखोगे कि वो 6 समितियां क्या क्या कार्य करती थी, तो आपको पता है कि पहला जो है वस्तुओं की, फर्स्ट टीन हो गया, टीन इंडस्ट्री, ये उद्योग धंधों को देखता था। पहली जो समिति होती थी वो उद्योग धंधे को देखता था। ठीक है, दूसरा जो है द्वितीय, ये जो है विदेशियों की देखभाल करता था, विदेशियों की देखभाल, अतिथि देवो भव। ठीक है ना, विदेशियों की देखभाल। तृतीय जो समिति होता था वो जन्म मरण का पंजीकरण करता था। ठीक है, जन्म मरण का पंजीकरण जो आज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिखाता है कि उस काल में। इसी प्रकार चौथी जो समिति है ये जो है व्यापार को देखता था, व्यापार से संबंधित था। जो 5वीं समिति थी वो वस्तुओं की गुणवत्ता के ऊपर नियंत्रण रखता था, गुणवत्ता की देखभाल। और जो 6th समिति थी ये बिक्री कर को देखता था। तो पहली समिति जो है इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधों की बात करता था, देखता था, उसकी देखभाल करता था। दूसरी जो समिति है वो विदेशियों की देखभाल करता था। तीसरी जो समिति है वो जन्म मरण के पंजीकरण की बात करता था। चौथी समिति व्यापार, 5वीं समिति गुणवत्ता, और 6ठी समिति बिक्री कर की देखभाल करता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सवाल जब पूछे जाएंगे ना डेप्थ में तो ऐसे ही जाके पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सैन्य प्रशासन की बात करें तो इसमें भी मेगास्थनीज ने सप्तवर्गीय विभाजन जो समाज का किया है, दाकी, अक्का, सैनी, सभासद, यानी दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। तो इसमें 5वें नंबर पे सैनिक को रखा है। ठीक है, 5वें नंबर पर सैनिक को रखा है। ये सवाल जो है वो क्या है कि पूछा गया है। ठीक है, 5वें नंबर पर सैनिक को रखा है। इसके अनुसार मौर्य सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के संबंध में भी जानकारी देते हुए यह कहा कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। और ये जो 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति की अलग अलग जिम्मेदारी थी, जैसे पैदल सेना, घुड़सवारी सेना, रथ सेना, हस्ती, रसद, नौसेना। और प्रत्येक समिति को, पहली समिति जैसे हो गया उसको पैदल सेना दिया गया, घुड़सवारी को सेना को जो है दूसरी समिति, इसके बाद तीसरी समिति को रथ सेना, हस्ती सेना, इसी तरह से क्रमशः। और ये ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत के इतिहास में पहली बार अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम नौसैन्य व्यवस्था पर जिसने ध्यान दिया था वो वंश जो है वो मौर्य वंश माना जाता है। सर्वप्रथम इस पर ध्यान भारत के इतिहास में मौर्यों ने ही दिया था। आपको पता होगा कि भारत के इतिहास में क्या है कि जो सैन्य, नौसैन्य सेना जो है बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन नौसैन्य व्यवस्था का कमजोर होना ये भारतीय सेना की विशेषता थी। और भारत जैसे बाद में अंग्रेज वगैरह जीत गए, वो सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि वो नौसैन्य दृष्टिकोण से हमसे ज्यादा ताकतवर थे। और साथ में और भी रीजन थे, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो नौसैन्य दृष्टिकोण से बहुत ही ताकतवर थे, जबकि हम सब बहुत ही कमजोर थे। लेकिन फिर भी छिटपुट रूप में सही किसी ना किसी रूप में ध्यान दिया जाता रहा था, उसको मजबूतीकरण करने पे ध्यान नहीं दिया गया। और पहला जो है वो शासक जो हो जाएगा, या पहला ऐसा काल जब सैन्य, नौसैन्य व्यवस्था पर ध्यान दिया गया था, वो मौर्य काल माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए गुप्तचर व्यवस्था की हम बात करें
तो ये गुप्तचर व्यवस्था जो है ना, अर्थशास्त्र में इसका विशद विश्लेषण है। और आप इस बात को जान लीजिए कि मौर्यकालीन जो प्रशासन है, उस प्रशासन को कुशल बनाने में इन गुप्तचरों का बहुत बड़ा योगदान रहता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे ही गूढ़ पुरुष कहा गया, जबकि एरियन नामक विद्वान ने गुप्तचरों को ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहकर पुकारा है। और इन गुप्तचरों को इसका दो कैटेगराइजेशन किया जा गया था, संस्था और संचार। संस्था एक ही स्थान पर टिककर गुप्तचरी करने वाला होता था, जब संचार की बात आती थी तो वो स्थान बदल बदल कर गुप्तचरी करता था। ठीक है, इसके बाद देखिए न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था भी जो है यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित था। दो तरह की अदालतें हुआ करती थी, धर्मस्थ्य और कंटक शोधन। ठीक है, धर्मस्थ्य में 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य होते थे, और धर्मस्थ्य दीवानी अदालत होता था, जबकि कंटक शोधन की अगर बात करें तो ये फौजदारी अदालत हुआ करता था। ठीक है, और धर्मस्थ की बात करें तो ये धर्मस्थ न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था धर्मस्थ, और इसे ही व्यवहारिक कहा जाता था। और इससे सहयोग के लिए 3 अधिकारी होते थे, जो 3 अमात्य कहा गया। कंटक शोधन जो है 3 प्रदेष्टा 3 अमात्य होते थे, और प्रदेष्टा कंटक शोधन न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था। ठीक है, तो ये चीज जो है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्य की आय के स्रोत की अगर हम बात करें तो सीता, हमने आपको बताया कि राज्य की भूमि से प्राप्त होने वाली जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता। और वैसी भूमि जो किसानों के निजी स्वामित्व में होता था तो उसे भूमि का उपज का जो भी होता था उसका एक हिस्सा जो प्रायः 1/6 भाग होता था, जिसको षष्टमांश कहकर पुकारा जाता था, ये जो है प्राय होता है। लेकिन हालांकि समय समय पर इसमें वो परिवर्तन भी होता रहता था। लेकिन शास्त्र सम्मत, कोई जब भी आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि शास्त्र सम्मत प्राचीन काल में भू राजस्व की दर कितनी थी, ठीक है, उपज का कितना भाग लिया जाता था, तो वो हो जाएगा उपज का 1/6 भाग। हालांकि भिन्न भिन्न शासकों के समय में इसमें परिवर्तन भी होता रहा। तो राज की भूमि हो गया भाग, दुर्ग हो गया, दुर्ग रूप पुरों से, यानी दुर्ग जैसा जो पुर होते थे उन पुरों से, किलों से प्राप्त होने वाली आय दुर्ग कहलाता था। राष्ट्र हो गया जनपद के क्षेत्र से राज्य को प्राप्त होने वाली आय। सेतु जो है फूलों और फलों एवं सब्जियों से प्राप्त और उसके उद्यानों से प्राप्त होने वाली जो आय होती थी वो सेतु कहलाता था। व्रज जो है पशुओं से प्राप्त होने वाली आय होती थी। ठीक है, इसी प्रकार पिंड कर गांव का कर हो गया, पार्श्व जो है आपातकालीन कर, औपायनिक राजा को उपहार दिया जाता था, और परिहणक की अगर बात की जाती है तो ये पशुओं द्वारा फसलों को हानि जो पहुंचाई जाती थी उसकी क्षतिपूर्ति उन पशुओं के मालिकों से वसूल किया जाता था। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो मौर्यकालीन जो प्रशासन है ये वास्तव में भारत के इतिहास का पहली बार जो व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था है वो इसी काल में देखने को मिलता है, जिसमें राजा के स्वरूप की एक विशद विश्लेषण किया गया। राजा को निरंकुशता का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उसे प्रजावत्सल भी बनाया गया, उसे जन कल्याणकारी बनाया गया, और मौर्यकालीन शासकों ने ऐसा करने की भी कोशिश की। प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से उसे विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, और साथ में क्या है कि राजा की सहायता के लिए एक विस्तृत ब्यूरोक्रेट्स क्लास का जो है वो क्या है कि उसको भी जन्म दिया गया, उसकी भी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार सैन्य व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, राज्य की आय के स्रोत की अगर हम बात करें, नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की बात करें, तो हर दिशा में, हर क्षेत्र में बहुत ही बेहतर निर्धारण या उसकी रूपरेखा तैयार की गई। और इसलिए आज भी मौर्यकालीन जो प्रशासन है भारत के राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। तो आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।